आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। साल 1999। ये साल हमारे परिवार वालों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत थी कि हम सारे परिवार वाले इस साल को शापित साल के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि उस समय मेरे और मेरे परिवार वालों पर कई सारी मुसीबतें टूट पड़ी थीं। वो भी इस तरह की मुसीबतें जिसे किसी को भी बिताने पर वो विश्वास नहीं करता। खैर, वाकया कुछ यूं है कि 10वीं परीक्षा देकर अपने गांव मैं राजगढ़ गया, जहां मेरी दादी विजय चाचा और अजय चाचा रहते थे। मेरे पापा भाइयों में सबसे बड़े थे और विजय चाचा मझले तो अजय चाचा सबसे छोटे। विजय चाचा शहर में मछली बेचा करते थे और अजय चाचा गांव में ही खेती बाड़ी किया करते थे। मैं इस बार गांव में काफ़ी दिन रुकने वाला था, क्योंकि अभी मेरी काफ़ी लंबी छुट्टी थी, तो मैं आराम से वहां रहकर दिन गुजारने लगा। आगे जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे आंखों के सामने घटी थी, तो इसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उससे मैं अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। खैर, विजय काका को मछली बेचने के कारण सुबह सुबह जल्दी घर से निकलना पड़ता था। कभी कभी ठीक से दिन की रोशनी भी नहीं होती कि विजय चाचा घर से काम पर निकल जाते। कुछ बोलने पर उनका एक ही जवाब रहता, जल्दी जाऊंगा तो अच्छी मछलियां मिलेंगी और जल्दी बिक भी जाएंगी। ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। तभी अचानक एक दिन मेरी नींद काफ़ी तेज बिजली कड़कने से टूटी, तो मैंने देखा कि विजय काका काम पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बाहर अभी भी घना अंधेरा छाया हुआ था। तो मैंने विजय चाचा से कहा, चाचा अभी तो रात है, फिर क्यों जा रहे हैं आप? इस पर चाचा ने कहा, नहीं भानु, ज़्यादा मछलियाँ लेनी है तो जल्दी जाना होगा, और ऐसे भी उतनी भी रात नहीं है, अभी 3:30 बज रहे हैं। विजय चाचा के इतना बोलते ही मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो सच में वक्त 3:30 बजे का हो रहा था। हमारे आपस में बातचीत की आवाज़ को सुनकर बगल के कमरे में सो रही दादी भी जाग गईं और वो चलकर हमारे कमरे में आई और विजय चाचा को इस तरह अभी तैयार होकर निकलता देख उन्होंने भी कई बार विजय चाचा को इस कड़कती बिजली में जाने से रोका, मगर विजय चाचा किसी की कुछ सुने बिना ही और साइकिल लेकर बाजार की ओर चलते बने। विजय चाचा के घर से निकले अभी 5 से 10 मिनट हुआ ही होगा कि तभी काफ़ी जोरदार हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, जिससे हम तीनों को विजय चाचा की काफ़ी चिंता होने लगी। दादी की तो आंखों में मानो बार बार पानी आ जा रहा था। खैर, अब किया भी क्या जा सकता था। ऐसे ही लगभग आधा दिन पार हो गया, मगर विजय चाचा अभी तक घर वापस नहीं आए और ना ही सुबह से बरस रही बारिश रुकी। अब हमें विजय चाचा की और भी ज़्यादा चिंता होने लगी थी, तो मैंने और छोटे चाचा ने मिलकर 1-2 जगहों पर पता भी किया, मगर उनका कोई पता नहीं चला। मन में उल्टी सीधी ख्याल लेकर अभी हम घर में बैठे बैठे विजय चाचा का इंतज़ार कर ही रहे थे कि तभी ठीक रात के 8 बजे हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। तो छोटे चाचा ने जब दरवाज़ा खोला तो ठीक दरवाजे पर विजय चाचा खड़े थे। तो उन्हें देखकर हमें जितनी खुशी हुई उससे ज़्यादा हैरानी, क्योंकि विजय चाचा पूरी तरह से कीचड़ में लथपथ थे। मगर उनकी ये हालत हुई तो हुई कैसे? हमारी ये पूछने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और न ही उन्होंने अपना साइकिल लाया था। विजय चाचा को देखकर मैंने एक बात पर ध्यान दिया कि उनकी आंखें पूरी तरह से लाल पड़ चुकी हैं। विजय चाचा किसी को भी कुछ ना बोलकर सीधे अपने कमरे में गए और सो गए। तब से हमें उनके स्वभाव में काफ़ी बदलाव नज़र आने लगा
उन्होंने मछली बेचने का काम भी छोड़ दिया और सारा दिन अपने कमरे में बंद रहने लगे। ना किसी से बातचीत और ना ही ठीक से खाना पीना। मैं रात को उन्हीं के कमरे में सोता था तो एक रात मेरी नींद उनकी आवाज़ से खुली, भानु, भानु। जिस पर मैंने उठकर आंख मलते हुए कहा, हाँ चाचा, क्या बात है, बोलिए। इस पर चाचा ने कहा, एक कप चाय बना दोगे मेरे लिए? दरअसल विजय काका के कमरे में हमेशा एक स्टोव और चाय बनाने की सारा सामान रखा होता था, क्योंकि वे पहले जब हर सुबह मछली बेचने जाया करते थे तो खुद चाय बनाकर पीकर जाते थे। जिस पर मैंने कहा, आप खुद बना लीजिए ना चाचा, मुझे बहुत जोर नींद आ रही है। इस पर चाचा जी का जवाब सुनकर मेरा दिमाग हिल गया, क्योंकि उन्होंने ये कहा, मैं नहीं बनाऊंगा, मुझे आग से डर लगता है। विजय चाचा की इस बात को सुनकर मैं हैरान रह गया, मगर फिर भी मैं उठकर चाय बनाया और चाचा को देने के बाद एक कप खुद भी पिया। ऐसे ही अगली रात मेरे साथ एक और घटना घटी। अगली रात बिजली ना होने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी, जिस कारण विजय चाचा के खर्राटों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। खैर, काफ़ी देर मशक्कत करने के बाद नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर जब मेरी आंख खुली तो कमरे में खिड़की से चांद की काफ़ी रोशनी आ रही थी, जिससे कमरे का हर एक कोना अच्छे से दिख रहा था। फिर जब मैंने अपनी निगाहें एक बार विजय चाचा की ओर घुमाई तो मेरे होश उड़ गए और मैं बिस्तर पर लेटे लेटे ही कांपने लगा, क्योंकि अब उनका शरीर बहुत बड़ा हो चुका था और उनका पैर बिस्तर से बाहर लटक रहा था। अभी मैं लेटे लेटे उन्हें देख ही रहा था कि तभी विजय चाचा बिस्तर पर से उठ खड़े हुए और कमरे से निकलकर बाहर की ओर जाने लगे। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था और मुझे ये पता लगाना था कि आखिर विजय चाचा इतनी रात गए बाहर क्यों जा रहे हैं। लिहाजा मैं भी घर से बाहर निकलकर उनके पीछे पीछे जाने लगा। हालांकि वक्त आधी रात का था, मगर चांद की रोशनी में सब कुछ दिन जैसा लग रहा था। कुछ देर चलने के बाद विजय काका एक बड़े से बैर के पेड़ के पास जाकर रुक गए और बड़बड़ाते हुए कुछ बोलने लगे। अभी मैं खड़े खड़े विजय चाचा को देख ही रहा था कि तभी उस पेड़ पर से सफ़ेद साड़ी पहने कोई औरत नीचे उतरी। उस औरत का चेहरा इंसानों से अलग तो था ही, साथ ही काफ़ी ज़्यादा डरावना था। तभी वो औरत चाचा से एक अजीब भाषा में कुछ बात करने लगी। चाचा जी भी उस औरत से उसी भाषा में बात कर रहे थे, जिसके बाद धीरे धीरे चाचा जी का भी चेहरा उस औरत की तरह ही डरावना हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, मगर मैं इतना जानता था कि अगर मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुका तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं बिना देरी किए भागकर घर आ गया। उस रात तो मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया, मगर सुबह होते ही मैंने सबको सारी बात बता दी, जिसके बाद सभी घर वालों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया और विजय काका का झाड़ फूक करवाने पर पता चला कि उस रात जब चाचा जी अपनी साइकिल लेकर उस बैर के पेड़ के पास से गुजर रहे थे, तभी उस चुड़ैल ने चाचा जी को अपने वश में कर लिया। और साथ ही तांत्रिक ने यह भी बताया कि अगर ये बात पता चलने में और थोड़ी देर हो जाती तो शायद हम लोग आज जिंदा ना होते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।